अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करना क्वेश्चन नंबर 5 को, प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या लिखा हुआ है। A Limited issued 4,009% debentures of ₹100 each on the following terms। A Limited ने क्या इशू किए हैं? 4,000 डिबेंचर्स। तो हमने इशू किए हैं, इशू 9% डिबेंचर्स, कितने? 4,000 एट द रेट ऑफ 100 ईच, 100 रुपए का एक था, जिस पर पैसे मांगे हमने एप्लीकेशन पर 20 रुपीज, अलॉटमेंट पर 20 रुपीज, फर्स्ट कॉल पर 30 रुपीज एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर 30 रुपीज। ठीक है, इस तरीके से हमने टोटल 60 एंड 40 100 रुपीज मांग लिए। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है। द पब्लिक अप्लाइड फॉर 4,800 डिबेंचर। हमने इश्यू तो किए 4,000 और हमारे पास एप्लीकेशन कितने आ गई? 4,800 की एप्लीकेशन आ गई। तो ज्यादा एप्लीकेशन आई, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, बनेगी टेबल। तो हमने कहा एप्लीकेशन टोटल आ रखी है 4,800 और हम मैक्सिमम अलाउड कर सकते हैं डिबेंचर 4,000 ओनली। अब इसने कुछ कैटेगरीज बनाई। फर्स्ट कैटेगरी देखो क्या बोला इसने, जिसने 3,000 एप्लीकेंट फॉर 3,600 डिबेंचर्स वर एक्सेप्टेड इन फुल। फुल का मतलब होता है पूरे के पूरे डिबेंचर्स अलाउड कर दिए। जिसने 3,600 की एप्लीकेशन दी उसे हमने पूरे के पूरे 3,600 डिबेंचर्स अलाउड कर दिए। फिर इसने बोला एप्लीकेंट फॉर 800 डिबेंचर, जिसने 800 डिबेंचर्स की एप्लीकेशन दी उसे वर अलाउटेड 400 डिबेंचर, उसे हमने 400 डिबेंचर्स अलाउड किए। ठीक है, जिसने हमें थर्ड सी कैटेगरी एप्लीकेंट फॉर 400 डिबेंचर्स वर रिजेक्टेड, जिसने 400 की एप्लीकेशन दी उसके 0 रिजेक्ट कर दिए। तो देखो इस तरीके से टोटल 4,800 की एप्लीकेशन आ गई, इससे हमने टोटल 4,000 इश्यू कर दिए। ठीक है, अब आगे ऑल मनी कॉल्ड एंड डली रिसीव्ड रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज। सिंपल सा क्वेश्चन है, टेबल बनानी है। टेबल का फॉर्मेट कल समझाई थी, आपका समझाया था। अब बताओ सबसे पहले कॉलम में क्या आएगा? डिबेंचर्स एप्लाइड या एप्लीकेशन। 3 कैटेगरी है तो थोड़ी बड़ी बनाना। डिबेंचर्स अलाउटेड, कुछ नहीं है, शेयर वाला ही पॉइंट है। शेयर वाला नहीं याद है तो यहाँ वापस ट्राई करना समझने का, शेयर्स वाला भी समझ में आ जाएगा वापस। ठीक है, फिर एप्लीकेशन मनी। देखो एप्लीकेशन मनी, इस मनी की बात की जा रही है। एप्लीकेशन मनी ऑन इन डिबेंचर्स पर जो हमें एप्लीकेशन मनी मिलनी चाहिए। एप्लीकेशन मनी ऑन एप्लाइड डिबेंचर्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट कॉलम किस चीज का होगा? एप्लीकेशन मनी ऑन अलाउटेड डिबेंचर्स, एप्लीकेशन मनी ऑन अलाउटेड डिबेंचर। फिर हमने कहा एक्सेस मनी आ गई। अब देखो क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं बोला कि एक्सेस मनी का करना क्या है। एक्सेस मनी का मतलब क्या होता है? लोगों ने 4,800 की डिबेंचर्स की एप्लीकेशन दी, यानी उन्होंने जो मुझे पैसा दे रखा है ना वो 4,800 पर दे रखा है 20 रुपीज, लेकिन मैं तो मैक्सिमम उनको 4,000 डिबेंचर्स की अलाउड कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने उनको कम डिबेंचर्स दिए ना, तो उन लोगों ने मुझे एक्स्ट्रा पैसा दे रखा है। उन्होंने मुझे 4,800 पर पैसे दिए जबकि मैंने उनको 4,000 ही डिबेंचर्स दिए। तो हमने कहा उन्होंने 800 पर हमें एक्स्ट्रा अमाउंट दे रखा है। अब उस एक्स्ट्रा अमाउंट का क्या करना अपने को? वो या तो क्वेश्चन खुद बोलता है कि अलॉटमेंट पे एडजस्ट करो या फर्स्ट कॉल पे करो या सेकंड कॉल तक करो। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो हमें लास्ट तक एडजस्ट कर लेना है, अलॉटमेंट पे भी, फर्स्ट कॉल पे भी, सेकंड कॉल पे भी, और फिर अपन जाएंगे रिफंड में भी। ठीक है, तो अब हम एडजस्ट करेंगे ऑन फर्स्ट कॉल, ऑन सेकंड कॉल, सेकंड एंड फाइनल है ना? अच्छा सॉरी, अलॉटमेंट रह गया। ऑन अलॉटमेंट, ऑन फर्स्ट कॉल, ऑन सेकंड कॉल एंड लास्ट में रिफंड। ठीक है, हाँ अब बताओ आगे क्या करें। सबसे पहले एक एक करके कैटेगरी उठाओ। सबसे पहली कैटेगरी, जिसने 3,600 की एप्लीकेशन दी उसे कितने डिबेंचर्स अलाउड किए हमने? 3,600। ठीक है, इन डिबेंचर्स को एप्लीकेशन मनी यानी इनसे मल्टीप्लाई करना है 20 रुपीज, और यहां पर भी एप्लीकेशन मनी है यानी इसी से मल्टीप्लाई करना 20। तो फर्क क्या है? फर्क ये है इन डिबेंचर्स एप्लीकेशन वाले को इससे मल्टीप्लाई करो और इसके लिए इनको इससे मल्टीप्लाई करो और यहां लिखो। ठीक है, बताओ कितना अमाउंट आएगा?
72,000 यहाँ पर आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम अमाउंट 72। क्या इन लोगों ने कुछ भी एडवांस दिया क्या? सिंपल सा लॉजिक है, लोगों ने मुझसे 3,600 डिबेंचर्स मांगे, मैंने दिए भी कितने? 3,600 ही, तो उन्होंने मुझे एडवांस तो दिया ही कहाँ है? समझ गए? एक्सेस में कुछ नहीं आएगा, एक्सेस में कुछ नहीं आया तो यहां पर भी कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि इन सब की टोटल जो होती है ना वो इसके बराबर होती है। यहां पैसे आते हैं तो हम एडजस्ट करते हैं, पैसे ही नहीं आए तो हम एडजस्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चारों ही कॉलम किस चीज के होते हैं? एडजस्टमेंट के। फिर सेकंड कैटेगरी लेते हैं, जिसने 800 की एप्लीकेशन दी, उसे कितने अलाउड किए? 400। 800 पर 20 रुपए से 16,000 रुपए हुए, 400 पर 20 रुपए से 8,000 रुपए हुए। ठीक है, तो बताओ, लोगों ने 800 डिबेंचर्स की एप्लीकेशन दी तो पैसा 800 पे दिया, जबकि मैंने उनको 400 डिबेंचर्स अलाउड किए। लोगों ने मुझे 16,000 रुपए दिए, मैंने उन्हें 8,000 के डिबेंचर्स दे दिए, तो उन्होंने मुझे 8,000 एक्स्ट्रा दे रखे। अब इस 8,000 का मैं क्या कर सकता हूं? क्या एडजस्टमेंट करेंगे? मैं इन शेयर डिबेंचर होल्डर्स को कहूंगा, आप देखो किन डिबेंचर होल्डर्स को कहेंगे हम? 800 वालों को तो मैं कह ही नहीं सकता, क्योंकि 800 तो मैंने दिए ही नहीं। इन लोगों को हम कहेंगे, बुलाएंगे। सपोज करो जब भी कैटेगरी बनती है ना, तो मान लिया करो ये एक आदमी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। मैं बी को मेरे यहां बुलाऊंगा और कहूंगा, देखो बी, आपने 800 की एप्लीकेशन दी, लेकिन हमारे पास इतने डिबेंचर थे नहीं, हम आपको मैक्सिमम 400 दे सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको 400 डिबेंचर दे दिए। आपने 800 पर पैसा दिया था, लेकिन हमने आपको डिबेंचर 400 ही दिए, तो आपने मुझे कुछ पैसा एडवांस दे रखा है, लेकिन अभी तक हमने आपसे सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा मांगा है। यानी मैंने आपको जो डिबेंचर दिया था वो 100 रुपए का एक डिबेंचर दिया था, जिनमें से आपने अभी तक मुझे सिर्फ 20 रुपए तो दिए हैं इन 400 पर भी। समझ गए? फ्यूचर में हम आपसे अलॉटमेंट मांगेंगे, फर्स्ट कॉल मांगेंगे, सेकंड कॉल मांगेंगे, तो एक काम करते हैं, आपने जो एडवांस पैसा दिया हुआ है, इसको मैं उन 400 डिबेंचर्स की अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे एडजस्ट कर लेता हूं। आया समझ में? तो अब हम आए और हमने कहा, देखो इन 400 डिबेंचर्स पर हम फ्यूचर में आपसे 20 रुपए मांगेंगे। कितने रुपए मांगेंगे? 400 इंटू 20, 8,000 रुपए। आपके 8,000 एडवांस आए में, एडजस्ट कर ले क्या? क्या बोलेंगे? कर लो, फ्यूचर में हम नहीं देंगे हम आपको। मैंने कहा ठीक है, ये 8,000 हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, जब पूरे 8 यही खत्म हो गए तो आगे तो जाना ही नहीं है भाई, 8,000 को तो एडजस्ट करना था अपने को। ये पॉइंट समझ में आया? अब आएंगे अपन 400 वाली कैटेगरी पर, जिसने 400 की एप्लीकेशन दी उसे अलाउड कितने किए? 400 पर 20 रुपए के हिसाब से बनते कितने? 8,000। क्या मैंने इन लोगों को कुछ भी डिबेंचर्स अलाउड किए क्या? इन्होंने 400 मांगे, मैंने कितने दिए? 0। मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है। ठीक है, तो ये डिटेल तो हमने क्वेश्चन से निकाली है, मन से अपन ने कुछ नहीं किया अभी तक। मैंने कहा इन लोगों ने आपको पूरे के पूरे 8,000 एडवांस दे रखे। कितने? पूरे के पूरे 8,000। कैसे पता चला? या तो समझो ऐसे, नहीं तो तीसरा कॉलम माइनस चौथा कॉलम, रट्टे मार बच्चों के लिए, है ना? तीसरा माइनस चौथा। आपकी तरफ नहीं देख रहा हूं मैं। अब आगे इस 8,000 का हम क्या कर सकते हैं? अब मैं सी को बुलाऊंगा मेरे ऑफिस में और कहूंगा, देखो साहब, अभी तक आपने मुझे 20 रुपए दिए हैं, फ्यूचर में हम आपसे 20 मांगेंगे, 30 मांगेंगे। वो क्या बोलेगा? रुको रुको, किस पे मांगोगे? मैंने कहा भाई डिबेंचर्स पे। बोला पहले देखो जाके, मैंने 400 की एप्लीकेशन दी थी आपको और आपने तो मुझे कोई डिबेंचर ही नहीं दिए। जब डिबेंचर से आपने मुझे नहीं दिए तो क्या फ्यूचर में आप मेरे से पैसे मांग सकते हो क्या? मैंने कहा जो दिए ना वो भी वापस लेके जाऊंगा। इसलिए जो उसने मुझे 8,000 पे दे रखे थे उसको मैं कहीं पर भी एडजस्ट नहीं कर सकता, मुझे इस अमाउंट को रिफंड करना पड़ेगा, उसे लौटाने पड़ेंगे। समझ गए? अब कर लो सबकी टोटल। 4,800 की एप्लीकेशन आई तो हम 4,000 ही दे सकते हैं। ये कितने आए? 96,000, 80,000, 16,000, 16,000 एडवांस आए। 16 का क्या किया? 8 तो एडजस्ट कर लिया अलॉटमेंट पर और 8 हमने रिफंड कर दिए। यहाँ तो कोई दिक्कत? टेबल उतार लो पहले, फिर आगे जनरल एंट्रीज करते हैं अपन। अब इनकी जनरल एंट्रीज करते हैं। देखो जनरल एंट्रीज क्या होती है?
सबसे फर्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन का पैसा आएगा तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। तो फर्स्ट एंट्री देखो, एंट्री फिक्स है, ये एंट्री होने वाली, इसके अलावा कोई एंट्री नहीं होती है। फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। किस चीज का पैसा मिला? डिबेंचर की एप्लीकेशन का। मतलब कितने रुपए मिले? 96,000। 96,000। इस 96 का हमने क्या किया, जो हम कहाँ शो करते हैं सेकेंड एंट्री में? बताओ क्या एंट्री होनी चाहिए? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 96,000। जितने के हमने डिबेंचर अलाउड कर दिए, ये वाला अमाउंट, ये तो हमने वास्तव में दिए है ना डिबेंचर, ये पैसा उठा के डाल दो आप परसेंटेज डिबेंचर टू। परसेंटेज कितने थे? 9% डिबेंचर जो हमने वास्तव में दे दिए, उससे तो डिबेंचर में चले जाएंगे 80,000। और कुछ पैसा हमने एडजस्ट किया, क्या है? एंट्रीज में, सेकेंड एंट्री में कहीं पर भी एक्सेस नहीं आता। इस एक्सेस का हम करते क्या है वो आता है, ठीक है। इस एक्सेस में से हमने कुछ पैसा अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया। लिखो टू डिबेंचर अलॉटमेंट, कितने रुपए? 8,000। कुछ पैसा हमने रिफंड कर दिया। रिफंड करने का मतलब वापस लौटा दिया। तो बैंक में जब पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट किया, लौटाए तो उल्टा कर देंगे टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए लौटाए? 8,000। थर्ड एंट्री, अब पैसा मांगना है, ठीक है। किस चीज के पैसे मांगने? अलॉटमेंट। क्या एंट्री करें? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। ये जो पैसे होते हैं, पहले अपन को मांगने, मैं किन डिबेंचर पे पैसे मांग सकता हूँ? जितने मैंने वास्तव में लोगों को इश्यू किए। मैंने 4,000 को इश्यू किए, 4,800 को उन्होंने एप्लीकेशन दी, तो हमने हमारे हिसाब से उनको डिबेंचर अलाउड किए। तो मैंने 4,000 डिबेंचर इश्यू किए, इससे ज्यादा मैं पैसे नहीं मांग सकता। तो हम जो अमाउंट मांगेंगे अब आगे, जितना भी है, फर्स्ट कोड हो या सेकंड कोड हो, सब पे 4,000 के पैसे मांगे। अब किस चीज का पैसा मांग रहा हूँ? गवर्नमेंट का। बताओ गवर्नमेंट में कितने? 20 रुपए। तो 4,000 डिबेंचर पर 20 रुपीज हमने मांगे, कितने हो गए? 80,000। ये हमने पैसे मांग लिए। फिर ये जब पैसे आपको मिलेंगे तो आप बहुत एंट्री करोगे। क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। बताओ जरा कितने रुपए मिलेंगे आपको? 72, क्योंकि 80,000 आपने मांगे और इन लोगों ने पहले ही एडवांस दे रखे हैं 8,000। तो एडजस्ट भी तो करेंगे। याद करो, हमारे आदमी को भेजेंगे उनके घर पैसे मांगने, क्या वो पूरे पैसे लेके आएगा कि थोड़ा करके आएगा? ऐसा करके आएगा। क्या बोलेगा? 80 कैसे मांग रहे हो? 8 तो पहले दे चुके हैं, समझ गए? तो हमने कहा 80,000 हमने मांगे, जिनमें से 8,000 को ऑलरेडी पहले आपको दे चुके हैं। तो रिमेनिंग बन गया हमारे पास 72,000। ये अब आपको दे देंगे, ठीक है। फिर अब हमें मांगना फर्स्ट कॉल का अमाउंट। फर्स्ट कॉल 30 रुपए की। अगेन मांगूंगा 4,000 से, समझ गए? 4,800 से मत मांग लेना। मैंने कहा अब हम फर्स्ट कॉल का अमाउंट मांग रहे हैं, तो एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर। मैं देख रहा था आपको डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। 4,000 डिबेंचर पर मल्टीप्लाई 30 रुपए, 1,20,000 के हमने मांगे। फिर इसके पैसे मिलेंगे। देखो हर बार ही हो रहा है, पहले पैसे मांगो फिर मिलते हैं, बैंक वाले एंट्री बात करते हैं, फिर वापस फर्स्ट कॉल का पैसा मांगो, अब पैसे मिलेंगे अपने को, ठीक है। तो पैसे मिलेंगे तो बैंक अकाउंट बढ़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस चीज का पैसा मिल रहा है? फर्स्ट कॉल का, टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 1,20,000 में मांगे, क्या मुझे पूरे पैसे मिलेंगे? यस। टेबल देखो, क्या कुछ भी एडवांस आया था क्या? अगर एडवांस आया होगा तो हम टेबल में देखते किसके एक्स्ट्रा पैसे का क्या क्या हमने एडजस्ट किया। याद है उस टाइम इनको बोला था हम आपसे अलॉटमेंट मांगेंगे, रिटर्न कम दे देना। तो फर्स्ट कॉल में तो कुछ एडवांस आया ही। जब फर्स्ट कॉल में कुछ एडवांस नहीं आया तो यहाँ पर एडवांस भी एडजस्ट भी नहीं होगा। पूरे के पूरे 1,20,000 अपने को मिल जाएंगे।
ठीक है, यहाँ हो जाएगी क्या बात है? आपने ये उतार लिया ऊपर वाले मिटा दूं, ये वाला मिटा देता हूँ मैं। अब नेक्स्ट एंट्री करवा रहा हूँ, सेवंथ एंट्री यहाँ कर लेते हैं ड्यू करने की। अब मैं मांगूंगा सेकंड कॉल, ठीक है, ये सारी कॉल मांगनी है। सेकंड कॉल मांगने पर बोला इनको डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। बताओ कितने डिबेंचर को पैसे मांगेंगे? कितने रुपए? 30 रुपए। कितने हो गए? 1,20,000 हमने मांगे। अब हमें इसके पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो क्या एंट्री होगी? एट एंट्री यहाँ करा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल। कितने रुपए मिलेंगे? पूरे के पूरे, क्योंकि सेकंड कॉल भी कुछ एडवांस नहीं आएगी हमारे पास, तो जितने मांगे उतने के उतने अपने को मिल जाएंगे। बच्चों वाला क्वेश्चन था। हाँ, अब देखो वो पूछी गई इन्होंने बैलेंस शीट नहीं पूछी है, फिर भी हम सेवा करेंगे और इसकी बैलेंस शीट, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक बार एंट्री करो, फिर मैं आपको बैलेंस शीट बनवाऊँ, क्योंकि धीरे धीरे आगे डालेंगे सभी चीजें समझ में आएंगी। सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा भाई। इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट पूछी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें करनी है ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। बैलेंस शीट की चीजें जो भी है वो सब आप बताने वाले मुझे, तो मैं एक काम कर रहा हूँ। 8 एंट्री रखी आपने? ये तो करिए 1 to 4 तक। तो मैं काम करूँ, इसका एक बार ये मिटा और केबल मिटा। अब देखो, अगर इस क्वेश्चन की अपन बैलेंस शीट बनाए तो मैं आपको उस दिन बताया था बैलेंस शीट में अपने को क्या क्या चीजें लिखनी होती है। मेनली इस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या चीजें आने वाली है। जितने भी हम ये अकाउंट ओपन करते हैं एप्लीकेशन के, अलाउटमेंट के, ये वापस एक बार डेबिट होता है, एक बार क्रेडिट होता है, खत्म हो जाता है। तो एप्लीकेशन, अलाउटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, इनका कभी भी हम बैलेंस शीट में कोई रिप्रेजेंट नहीं करते। हम सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एक तो बैंक और एक परसेंटेज डिबेंचर। इनके साथ अगर डिस्काउंट है उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, अगर प्रीमियम है उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं था, तो सिर्फ दो चीजें हैं जो बैलेंस शीट में आने वाली है। एक तो 9% डिबेंचर का अकाउंट, ठीक है, और एक बैंक अकाउंट। 9% डिबेंचर हमारे लिए बैंक बोरोइंग की तरह होती है, ठीक है, पब्लिक बोरोइंग नहीं है, हमने लोगों से पैसा उधार लिया है ताकि उसके ऊपर हर साल ब्याज पे कर सके 9%। समझ आया? इसलिए कहाँ पर जाता है? नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। क्वेश्चन आता है 12th में 2 नंबर के कि डिबेंचर को कहाँ शुरू किया जाता है? हेडिंग और सब हेडिंग का नाम लिखो, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ आता है? हेडिंग और सब हेडिंग का नाम लिखो। ये चीजें पूछ जाती है और बच्चे करके नहीं आते। तो क्या लिखना ऊपर? ऊपर लिखना आपने को बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड था ना कंपनी का नाम, बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड। सबसे फर्स्ट लिखना है इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे फर्स्ट आता है शेयर होल्डर फंड, लेकिन हमारे यहाँ पर शेयर से रिलेटेड चीज है ही, उसमें रिजर्व सरप्लस के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम आता है। इस क्वेश्चन प्रीमियम में है ही नहीं, हटा दो उसको। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर होल्डर कहीं नहीं आएगा। बार बार चीजें क्यों बोल रहा हूँ ताकि सुनो, उनको दिमाग में याद रखने का पड़ेगा। उसके बाद एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नहीं है। उसके बाद आता है हमारे पास में नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर सबसे फर्स्ट हेडिंग जो होती है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में शो किया जाएगा परसेंटेज डिबेंचर, जिसका नाम था 9% डिबेंचर, ठीक है। अच्छा, कितने से डिबेंचर टोटल हमने पेमेंट किए तो वो यहाँ लिखो 4,000 9% डिबेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच। बोल गए सीधा करो मल्टीप्लाई, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब तक पोस्ट एरिया वाला पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है, वो आ भी जाए तो भी अपन इस हिसाब से करेंगे 4 लाख। फिर हमने कहा 1.2 हो गया,
ठीक है। दूसरा क्या बचा, बैंक अकाउंट, बैंक जाएगा एसेट, इस अकाउंट को करो खत्म, बोल ले इससे देखो इसने पूछा ही नहीं, पता है कुछ है नहीं, 2 आइटम है, क्या बैलेंस बैंक अकाउंट कहाँ जाएगा, करंट एसेट है, करंट एसेट भी कहाँ, करंट एसेट एक चैप्टर है आपके पूरा सेपरेट, जिसमें सिर्फ बैलेंस शीट और P&L दिखाया हुआ है, समझ के उसके आधी से ज्यादा चीजें अपन बिना उस चैप्टर को करे इन चैप्टर से कवर कर लेंगे, आधी से ज्यादा चीजें अगर अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, प्योर चैप्टर को इजी लगेगा बाद में। तो करंट एसेट में कहाँ पर आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और इसमें कहाँ पर, बैंक अकाउंट, ठीक है। अब बताओ बैंक अकाउंट की टोटल करनी है, जहां जहां बैंक डेबिट हो रहा है बढ़ेगा और जहां जहां बैंक क्रेडिट हो रहा है कम होगा। बताओ सबसे पहले बैंक बड़ा परसेंट में कितना अमाउंट आया, 96,000, 96 में से टू बैंक का मतलब है बैंक बैलेंस कम हो गया, बैंक बैलेंस डेबिट होगा तो बढ़ता है, क्रेडिट होता है तो कम हो जाता है। 96 में से माइनस हो गया 8,000, फिर यहाँ कुछ नहीं आया, यहाँ और डेबिट हुआ 72,000, यहाँ बैंक नहीं आया, यहाँ पे आया प्लस 120, यहाँ नहीं है वहाँ आया प्लस 120, द अमाउंट इज ओल्ड है, ठीक है। ये आ जाएगा टोटल ए और ये आ जाएगा टोटल बी, और इसके ऊपर आप जरूर लिखना सेवा, सेवा का मतलब है क्वेश्चन में पूछा नहीं है, हमने बनाया, ठीक है। तो एग्जाम में क्या है, आप ऐसे करके आ जाओगे, नहीं पूछे तो भी वहाँ सेवा करके, एग्जाम में नहीं करनी है सेवा, है ना, मेवा दे देगा अगला, करवा रहा हूँ। अभी तक जो हमने पॉइंट पढ़ रखे हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर में, वो कौन से पॉइंट पढ़ रखे हैं, कैश में इश्यू किया आपने अभी तक, ठीक है। क्या डिवेंचर ऐसा भी हो सकता है क्या कि आप अदर देन कैश भी इश्यू कर सकते हो सकता है, यस, शेयर में भी पढ़ा था या वापस पढ़ रहे हैं। कंपनी डिवेंचर जो इश्यू करती है वो कितने तरीके से इश्यू कर सकती है, टाइप ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर, टाइप ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर। कंपनी मेनली 3 तरीके से डिवेंचर इश्यू कर सकती है, कितने, 3। फर्स्ट है, अच्छा 3 में भी आप उसको 2 कर दो, छोटा कर देते हैं, इन कंसिडरेशन ऑफ कैश, इन कंसिडरेशन ऑफ कैश, यानी कैश के बदले में आपने डिवेंचर इश्यू किए, मैंने पब्लिक को डिवेंचर दिए, उनसे कैश ली। दूसरा ऐसा हो सकता है अदर देन कैश, अदर देन कैश, कैश के अलावा आप डिवेंचर इश्यू कर सकते हो क्या, कर सकते हैं। इसमें इसके अंदर 3 पॉइंट हो रहा है, ठीक है। इन केस पे अगर बात की जाए तो इन केस में हम 3 तरीके से डिवेंचर इशू कर सकते हैं, पहले तो इसकी बात करते हैं। ये होता है ए बार, कम मूल्य पर इशू कर सकते हो आप, हिंदी में कहें तो कम मूल्य पर। 8 प्रीमियम, प्रीमियम पर इशू कर सकते हो आप, प्रीमियम पर। और तीसरा पॉइंट है 8 डिस्काउंट, डिस्काउंट पर भी आप इशू कर सकते हो बच्चे पर, ठीक है। ये बात हमने कही कैश में। कैश के अलावा हमने कहा अदर देन कैश, यानी कि हम किसी को डिवेंचर दे रहे हैं लेकिन कैश नहीं ले रहे, ऐसा हो सकता है क्या, हो सकता है। ऐसा 3 कंडीशन में होगा, कितनी कंडीशन में, 3। कोई भी कंपनी अपने डिवेंचर को अदर देन कैश इशू कर सकती है। फर्स्ट पॉइंट होता है फॉर एसेट परचेज, फॉर एसेट परचेज। मैं किसी से एसेट खरीद रहा हूँ और उससे कह रहा हूँ देख भाई मेरे पास पैसे तो है नहीं, एक काम में डिवेंचर पड़े मेरे पास, डिवेंचर रख ले, अगर तुझे पैसे मिल जा इन फ्यूचर वापस या तो मुझे लाके दे देना, मैं तुझे कैश दे दूंगा, मैं ही तो मार्केट में मेरे डिवेंचर सेल कर देना, ट्रेडिंग होती है मार्केट में शेयर को डिवेंचर, ठीक है। तो फर्स्ट को एसेट खरीद सकते हैं, उसके बदले में इशू कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है फॉर बिजनेस परचेज, मैं किसी का बिजनेस खरीद सकता हूँ और उसके बदले में हम क्या दे सकते हैं, डिवेंचर इशू कर सकते हैं। तीसरा एक पॉइंट आता है फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी,
ये शेयर में होता ही नहीं है, जैसे डिवेंचर में होता है। तो शेयर और डिवेंचर में यही फर्क है, शेयर में यहाँ तक हमने सब पढ़ा था, ये नहीं पढ़ा था। अदर देन डेट, एसेट खरीद रहे हैं उसके बाद आप डिवेंचर इशू कर सकते हो। ध्यान रखना इन तीनों ही पॉइंट्स में, मतलब तीनों में से कोलेटरल सिक्योरिटी तो हटा ही देता हूँ। इन दोनों पॉइंट में, यानी कि हम एसेट खरीद रहे हैं और बिजनेस खरीद रहे हैं, इसके बदले में जब भी आप डिवेंचर इशू करते हो, वो 8 पार भी हो सकते हैं, वो 8 प्रीमियम भी हो सकते हैं, और वो 8 डिस्काउंट भी हो सकते हैं। आया समझ में? अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो सिर्फ केस वाले थी। अब आज से हम इनके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कि अदर देन केस अगर होता है तो उस केस में हम क्या क्या एंट्रीज करते हैं, किस तरीके से उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। बहुत ईजी है, ये अगर अच्छे समझ गया तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। पर उनकी बैलेंस शीट जब हम बनाते तो नई नई चीजें हमारे सामने आती है, वो चीज हमने यहाँ तक डायग्राम बना लो।